ममता बनर्जी के खासम खास और दमदम से टीएमसी सांसद सौगत राय की हालिया मुलाकात और उनके बयानों ने तहलका मचा दिया है। पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और अब एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 192 रुपए की कमी के फैसले की तारीफ कर सौगत राय ने क्या स्टैंड बदल लिया है। 19 साल बाद लौटी तस्लीमा नसरीन का समर्थन और उग्रवादी नेटवर्क पर सरकार को सचेत करने के उनके अंदाज को क्या टीएमसी में एक और फूट का संकेत माना जाए? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? क्या टीएमसी में एक और टूट की आहट सुनाई दे रही है? पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं और दमदम से सांसद सौगत राय की हालिया बयानबाजी ने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखने, मोदी सरकार द्वारा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स में 192 रुपए की कटौती की तारीफ करने और अब 19 साल बाद कोलकाता लौटी विवादित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के समर्थन में बयान देने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या टीएमसी में एक और बड़ी टूट होने जा रही है। शुक्रवार को जब बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन 19 साल के लंबे अंतराल के बाद कोलकाता आई तो टीएमसी ने इस पर बयान देने से सतर्कता बरती, लेकिन सौगत राय ने बेबाकी से कहा कि अच्छी बात है, उन्हें यहाँ रहना चाहिए। इतना ही नहीं, कोलकाता के रेनेसा इलाके से स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा 23 साल की हमी मंडल की उग्रवादी संगठनों से संदिग्ध संबंधों के आरोप में गिरफ्तारी पर भी उन्होंने कहा कि यह बहुत चिंता की बात है। यहां उग्रवादी नहीं थे, अब कहां से आ गए? मुख्यमंत्री को सावधानी से रहना चाहिए। अब आपको ये भी समझाते हैं कि हाल ही के दिनों में 3 बड़े घटनाक्रम क्या रहे जो बगावत की ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल सौगत राय का तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी से जुड़े मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देना काफी असाधारण माना जाता है। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक विश्लेषक सौगत राय के पिछले कुछ हफ्तों की राजनीतिक कदमों को एक लय में पिरो करके देख रहे हैं। पहला जो एक इंस्टेंस देखा गया वो अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे, पत्राचार और संवाद भी उन्होंने किया। हाल ही में राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों के बाद सौगत राय ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, हस्तक्षेप की मांग की थी। टीएमसी के अन्य नेता जहां इसे केंद्रीय एजेंसियों की साजिश बताते हैं, वहीं सौगत का शाह के दरवाजे पहुंचना काफी चर्चा में रहा। दूसरा इंस्टेंस पे आपको बताते हैं, मोदी सरकार के फैसलों की तारीफ भी इन्होंने की थी। जब केंद्र सरकार ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 192 रुपए की भारी कटौती की तो जहां विपक्षी दल इसे नाकाफी बता रहे थे, वहीं सौगत राय ने खुलकर इस फैसले को राहत देने वाला कदम बताया। तीसरी बड़ी बात, राज्य की कानून व्यवस्था पर उन्होंने खुला एतराज जताया। राज्य में संदिग्ध उग्रवादी गतिविधियों की मौजूदगी पर सीधे ममता बनर्जी को सावधान रहने की सलाह देना इस बात का संकेत है कि वो राज्य सरकार की ढिलाई से खुश नहीं है। तो क्या टीएमसी में एक और बड़ी फूट होने जा रही है? तृणमूल कांग्रेस पहले से ही कुछ बागी गुटों और नेताओं के असंतोष से अभी जूझ रही है। उसकी खबरें जब तब कभी भी आती रहती है। अभिषेक बैनर्जी और पुराने वफादार बुजुर्ग नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग भी हम अक्सर सामने देखते हैं। सौगत राय जैसे विद्वान और वरिष्ठ सांसद जो दशकों तक ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाते रहे हैं, उनका इस तरह से आक्रामक और अलग सुर अपनाना ये दर्शाता है कि पार्टी के अंदर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि सौगत राय का ये रुख केवल व्यक्तिगत राय नहीं हो सकता। टीएमसी के अंदर एक ऐसा धड़ा है जो मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके और सुरक्षा नीतियों से असहमत है। यदि असंतोष बढ़ता है तो चुनाव बाद माहौल में टीएमसी को संसद से लेकर विधानसभा तक एक और बड़े राजनीतिक झटके का सामना करना पड़ सकता है। 30 जुलाई के उपचुनाव के बाद से ही बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में सौगत राय के लगातार आ रहे बयान ये साबित करते हैं कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में कोई नया राजनीतिक समीकरण जन्म ले सकता है। तो क्या सौगत राय बीजेपी या किसी नए विकल्प का रुख करेंगे या फिर वो टीएमसी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन का दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं? इसका जवाब तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। इधर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को बड़ी प्रशासनिक राहत मिली है। कोलकाता में आखिरकार एनआईए का पुलिस थाना खुल गया है। अब राज्य सरकार एजेंसी को जुड़े हुए मामले में केस दर्ज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही इस मामले का रास्ता साफ हो गया है। इससे बंगाल में चल रही और भविष्य की एनआईए जांचों की प्रक्रिया पहले से और ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी। अब तक पश्चिम बंगाल में एनआईए के पास केवल ब्रांच ऑफिस था। किसी भी मामले की जांच शुरू करने के लिए पहले दिल्ली हेड ऑफिस में केस दर्ज करना पड़ता था। इससे कानूनी प्रक्रिया में समय लगता था और अब कोलकाता के न्यू टाउन स्थित एनबीसीसी स्क्वायर में पुलिस थाना शुरू होने के बाद केस यहीं दर्ज होंगे। इससे जांच एजेंसी को बड़ी सुविधा मिलेगी और कार्रवाई भी पहले के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ेगी।
एनआईए ने काफी पहले राज्य सरकार से पुलिस थाना खोलने की अनुमति मांगी थी। उस समय पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी और बताया गया कि इस प्रस्ताव को तब मंजूरी नहीं मिली। लंबे समय तक मामला अटका रहा। अब राज्य में नई सरकार बनने के बाद इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है और कोलकाता में एनआईए पुलिस थाना शुरू कर दिया गया है। ये थाना सामान्य पुलिस थानों की तरह काम करेगा। यहाँ ऑफिसर इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और दूसरे अधिकारी तैनात होंगे और एनआईए जिन मामलों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेगी उनकी शुरुआती कानूनी कार्रवाई अब यहीं से होगी। इससे जांच एजेंसी को जांच शुरू करने में किसी दूसरे राज्य या दिल्ली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में एनआईए पहले से कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रही है। इसमें बेलडांगा दंगा, मालदा के मूथाबाड़ी की घटना और राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुए विस्फोट के मामले शामिल हैं। अब इन मामलों से जुड़ी तमाम कानूनी प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई कोलकाता स्थित इसी पुलिस थाने से संचालित हो सकेगी। इससे जांच में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस काम में तेजी तब आई जब इस बार अमित शाह अपने दौरे पर पश्चिम बंगाल आए हुए थे और मीडिया के मुताबिक उन्होंने भी इस दिशा में सुझाव दिए थे। इसके बाद राज्य कैबिनेट ने पुलिस थाना बनाने को मंजूरी दी। फिर प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हुई और आखिरकार कोलकाता में एनआईए का पुलिस थाना शुरू हो गया है। इस फैसले को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही नजरिए से अहम माना जा रहा है। एनआईए का अपना थाना खुलने से जांच एजेंसी को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अब केस दर्ज करने, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने और जांच की शुरुआती कार्रवाई में समय कम लगेगा। इससे संवेदनशील मामलों की जांच तेज होगी। साथ ही भविष्य में अगर राज्य में कोई ऐसे मामले सामने आते हैं जो एनआईए के अधिकार क्षेत्र में आता है तो उसकी कार्रवाई भी तुरंत कोलकाता से ही शुरू हो जाएगी।